चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। 11वीं सदी के एक फारसी विद्वान ने भारतीय जाति व्यवस्था जैसी जटिल चीज को आखिर समझा कैसे? तो सवाल यही उठता है कि 1000 साल से भी पहले एक बिल्कुल अलग दुनिया से आए विद्वान ने एक इतने जटिल और विदेशी समाज को कैसे समझा होगा। यही वो सवाल है जिसने महान विचारक अल बिरूनी के पूरे काम को एक दिशा दी। तो सबसे पहले मिलते हैं अल बिरूनी से। सोचिए, वो एक तरह के इंटेलेक्चुअल डिटेक्टिव थे जो एक ऐसे सामाजिक ताने बाने की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे जो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल नया था। अब देखिए, अल बिरूनी ने अपनी जांच शुरू कैसे की। उन्होंने सिर्फ चीजों को देखा नहीं, बल्कि उनकी तुलना की। उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए उन समाजों में समानताएं खोजीं जिन्हें वो पहले से जानते थे। तो उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम ये था कि वो ये समझना चाहते थे कि क्या समाज को इस तरह बांटने का विचार सिर्फ भारत में ही था या फिर ये इंसानी समाजों में एक आम बात थी। मसलन उन्होंने प्राचीन फारस को देखा, जहां समाज 4 वर्गों में बटा था। पहले घुड़सवार और शासक, दूसरे भिक्षु, पुजारी और डॉक्टर, तीसरे वैज्ञानिक और आखिर में किसान और कारीगर। तो इससे ये साफ हो गया कि सामाजिक बंटवारे का यह आइडिया उनके लिए एकदम अनजाना नहीं था। तो मतलब पॉइंट ये है कि इस कंपैरिजन का इस्तेमाल करके उन्होंने इस व्यवस्था के रहस्य को थोड़ा कम किया। उन्होंने ये दिखाया कि समाज में ऊंच नीच की व्यवस्थाएं दूसरी जगहों पर भी मौजूद थीं, भले ही उनका रूप थोड़ा अलग था। अब जब उन्होंने कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया तो अल बिरूनी ने एक ऐसी मूल भारतीय अवधारणा की पहचान की जिसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते थे, और वो था अपवित्रता का विचार। मतलब उन्होंने ग्रंथों में जो लिखा था उस ब्राह्मणवादी ढांचे को तो समझा, लेकिन उन्होंने जन्मजात अपवित्रता की जो धारणा थी उस पर एक लकीर खींच दी। ये विचार उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। और अल बिरूनी के लिए ये बात सीधी और साफ थी। उनका मानना था कि ये अवधारणा प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मतलब कुदरत किसी को पैदाइशी तौर पर अपवित्र नहीं बनाती। और यही उनके एनालिसिस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। उन्होंने समाज में अलग अलग किरदारों को तो माना, लेकिन उसे प्राकृतिक और स्थायी अपवित्रता के विश्वास से पूरी तरह अलग कर दिया। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या अल बिरूनी की समझ पूरी तरह से सही थी? देखिए, उनका नजरिया था तो बहुत पावरफुल, पर उसमें एक सीमा थी। वो लगभग पूरी तरह से सिर्फ एक ही सोर्स पर आधारित था। असल में वो उस सिस्टम को समझ रहे थे जैसा कि ब्राह्मणवादी ग्रंथों में लिखा गया था। और इन ग्रंथों में क्या था? नियमों का एक बहुत ही आदर्श और कठोर सेट पेश किया गया था। तो यहां पर किताबों में लिखी बात और असलियत का फर्क साफ दिखता है। ग्रंथों के हिसाब से तो ये एक बहुत ही सख्त सिस्टम था, लेकिन असल में हकीकत में ये व्यवस्था थी तो दमनकारी, इसमें कोई शक नहीं, पर उतनी भी इनफ्लेक्सिबल नहीं थी जितनी किताबों में लगती है। जैसे अंत्यज माने जाने वाले समूहों का उदाहरण लेते हैं। उनका काम क्या था? किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम देना। उन पर अक्सर जुल्म भी होता था, लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, वो आर्थिक व्यवस्था का एक हिस्सा तो थे ही। ये एक ऐसी बारीक बात है जिसे शायद वो फॉर्मल ग्रंथ उतना नहीं दिखाते। तो अल बिरूनी के इस 1000 साल पुराने एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, अल बिरूनी का काम हमें संस्कृतियों के विश्लेषण का एक जबरदस्त मॉडल देता है। उन्होंने एक अनजान सिस्टम को समझने के लिए तुलना का सहारा लिया, तर्क के आधार पर कहा कि कोई जन्म से अपवित्र नहीं हो सकता, और हमें एक बाहरी व्यक्ति का कीमती नजरिया दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दिखाया कि समाज में ऊंच नीच कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि एक व्यापक मानवीय घटना थी। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। किसी भी कल्चर को सही मायने में समझने के लिए क्या एक बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण वाकई जरूरी है? क्या कभी कभी कोई बाहर वाला वो देख सकता है जो अंदर वालों को नजर नहीं आता?